बिल्कुल भी नहीं चाहते थे उसका जो एम्पायर है वो जंग कंटिन्यू करे, और वो उसे बोलने की ट्राई कर रहे होते हैं कि तुम्हें सब कुछ संभाल नहीं पाओगे और सब कुछ मुझे हैंड ओवर करो। ये सुनने के बाद जो जंग होता है वो अंकल को बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला, मरते दम तक मेरी पूरी एम्पायर मेरे साथ रहेगी क्योंकि आपका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। जो सुनने के बाद अंकल को बहुत गुस्सा आता है, वो उसको मारने वाले होते हैं। उस टाइम पे जंग अपने मूवमेंट पे आता है, वो उसे लात मारता है, बंदूक उसके सीने पे ताकता है और बोलता है, अगर आप ना होते तो मेरे डैड म्यांमार में मारे ना जाते। और आपको क्या लग रहा है मैं इतनी इजीली अपने पूरे एम्पायर जितनी मेहनत से मेरे डैड और मैंने खड़ा किया है वो सब कुछ आपको दूंगा? कभी भी नहीं। ये सुनने के बाद जो अंकल होते हैं आज बिल्कुल भी चुप रहने वालों में से नहीं थे। वो आज सब कुछ प्रिपरेशन करके आए हुए थे और हमें ये दिखाया जाता है जैंग के पीछे अंकल के गुंडे लग जाते हैं और उसके बाद जैंग को ऐसे कंधे पे गोली लग चुकी थी। वो भाग के जाता है और वो एक फोन बूथ के साइड पे छुपता है और उसके अंकल के लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। आज जैंग को किसी भी कीमत पे अपने आप को बचाना ही था। उसी समय पे एंट्री लेती है इस ड्रामे की फीमेल हुई हुई को देखने के बाद जो जैंग होता है वो हुई को अपने पास खींचता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। पहले तो उसे हक करने का ड्रामा करता है ताकि ऐसा लगे कि यहाँ पर मेकआउट चल रहा है और कोई डिस्टर्ब ना करे, लेकिन हमें ये दिखाया जाता है हुई डर जाए, वो इंसान हो या फिर हैवान हो ऐसा वो बोलती है और उसके बाद वो वहाँ से जाने वाली होती है। तभी जैंग जो था उसको अपने पास खींचता है। इसके चक्कर में एक्सीडेंटल दोबारा इन लोगों का केस हो जाता है। हुई को बहुत इरिटेटिंग लगता है। वो बोलती है दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। वो चली जाती है। जब उसे देखते ही रह जाता है। उसे बड़ा प्यार आ रहा होता है हुई पे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जैंग था उसके लोग वहाँ पर आते हैं और वो बोलते हैं भाई चलो यहाँ से। ये सुनने के बाद जैंग बोलता है कि लोग उसे बोलते हैं भाई आप एक कर क्या रहे हो। ये सुनने के बाद तभी जैंग बोलता है आज तक मुझे कभी किसी के साथ अपनेपन का महसूस तो हुआ नहीं है, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है कुछ लाइफ में जीने का एक मौका मिला है। इसके बारे में पता लगाओ कौन है, मुझे जानना है ये कौन है, कहाँ रहती है, इसके मम्मी पापा कहाँ पर है, इसके फैमिली में कौन कौन है, मुझे सब कुछ जानना है। लाइफ में कुछ ऐसा मिला है जो सुन के जो सोच के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे जीना है। ऐसा बोलता है। देखने से ऐसा लग रहा था हमारे माफिया लीडर को पहली नजर में ही हुई पसंद आ गई थी। वो स्माइल करता है तो हम देखते हैं हुई घर पे जाती है। स्ट्रेस आउट तो थी लेकिन वो अपने पापा मॉम को कुछ नहीं बोलती। वहाँ पर पता चलता है उसके भाई एक गैंग लीडर की लड़ाई में मारा जा चुका था, क्योंकि एक टाइम भी उसका भाई भी एक गैंग को ताल्लुक रखता था। और हमें ये दिखाया जाता है बाद में वहाँ पर गाड़ी आती है, बाइक और बहुत भयंकर तरीके से गाड़ी की एंट्री होती है। जहाँ पर गैंग के लोग थे वहाँ पर जो हुई थे उसके पापा और सब लोग आते हुए भी आती है और बोलते ये सब कुछ क्या चल रहा है। तभी जैंग अपने होने वाले ससुर जी आर्मिंटर से हुई के पापा को देखता है और वो बोलता है आई थिंक आप इसके डैड होंगे। तो ससुर जी कैसे हो, आई होप आप ठीक होंगे। आपके लिए खुशखबरी है, मैंने आज तक कभी किसी लड़की को लाइक नहीं किया था, मुझे फर्क नहीं पड़ता था लड़कियों में, लेकिन पहली बार मुझे कोई पसंद आई है और वो खुशकिस्मत लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी है। पापा जी तो शौक में, वो बोलते हैं क्या बकवास कर रहे हो, इवन हुई भी शौक में होती है। तभी जैंग बोलता है हाँ तो खुश हो जाओ। तभी वहाँ पर उसके लोग पापा जी को डांट रहे होते और तभी हुई बोलती है तुम जैसे गुंडे से मैं शादी क्यों करूंगी, मैं नहीं करने वाली। तभी जैंग बोलता है मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूँ बता रहा हूँ, और आज के बाद आपकी बेटी के सारे भी जो भी पंगे वो मेरे, टेंशन मत लो, आपकी बेटी रानी बन के रहेगी मेरे साथ। क्योंकि आपको मेरे बारे में तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप पता कर लो, क्योंकि ऐसे ही हम लोग फैमिली है ना। तभी पापा बोलते हैं अंदर चलो, क्योंकि यहाँ पर सब लोग बातें कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, ऑकवर्ड सा सिचुएशन बन गया था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हुई होती है वो अंदर सब लोग जाते हैं और उसके बाद जो जैंग होता है वो बोलता है आज के 1 महीने के अंदर मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा और आपकी बेटी को कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि मैं उसको रानी बना के रखूँगा, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बनेगी, क्योंकि लाइफ में पहली बार मुझे किसी से प्यार हुआ है, आप टेंशन मत लो। तभी हुई बोल रही होती है कि
मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, तुम जैसे गुंडे से मैं शादी करूँगी, तुम्हें ऐसा लगता है? मेरा प्रोफेशन क्या है? मैं एक नर्स हूँ और मैं लोगों की जान बचाती हूँ। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी ऐसे बंदे से शादी करूँ जो लोगों की जान लेता है? तुम्हें लगता है मेरे एथिक्स ये चीज़ एक्सेप्ट करेंगे? ये सुनने के बाद जियांग बोलता है, अब बेबी ऐसा है ना, वो तो तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मर्जी चलने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। रेडी हो जाओ, कुछ दिनों के अंदर मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए आ जाऊंगा गोरी में तुम्हें लेने के लिए, ऐसा वो बोलता है। और तभी वो उसको धक्का देती है और डैड होते हैं, वो बोलते हैं ये तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी ऑलरेडी तभी वहाँ पर एंट्री लेता है इस ड्रामे का दूसरा मेन लीड, जिसका नाम शेन होता है। शेन वहाँ पर आके कुछ बोलता, उससे पहले उसके लोग उसे पकड़ लेते हैं, घुटने में बैठा देते हैं और वो बोलते हैं हमारे बॉस से दूर रहो। ये सुनने के बाद जो शेन होता है वो बोलने वाला था कि ये मेरी फियंसी है, लेकिन जैंग जो होता है वो यूई का अपने पास खींचता है और वो बोलता है मुझे नहीं पता ये कौन है, किसकी कौन है। आई नो ससुर जी की बेटी और सासू मम की बेटी है, इसके अलावा इसका कोई किसी के साथ रिश्ता नहीं है। आज के बाद ये सिर्फ मेरी है, मैं भी बहुत जल्द मिलते हैं वेडिंग वेन्यू में, ऐसा वो बोलता है। जो सुनने के बाद तो वही तो शौक में आती है और इवन हुई के पेरेंट्स और मिस्टर सेन यानी कि फियंसी जी भी बहुत बड़े शौक में आ गए थे। इतना बड़ा बवंडर होने के बाद अब उयू के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो इतना लेट करे और उसके बाद वो शेन को बोल रहे होते कि तुम दोनों को जल्द से जल्द शादी करनी पड़ेगी। शेन भी इस बात के लिए तैयार था और उयू को बोला जाता है कि वो अब हॉस्पिटल में जाना बंद करे। वो बोलती है मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं हॉस्पिटल पे जाऊंगी, मैं क्यों नहीं जाऊंगी, उसके डर से मैं सब कुछ करना बंद करूँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना है मुझे, ऐसा वो बोलती है। उसके बाद हॉस्पिटल में जाती है वो अपना काम कर रही होती है। दिन का टाइम हुआ था, वहाँ पर जैंग आता है। जैंग उसे देखता है और वो बोलता है तुम्हें किसी ने बोला है तुम ऐसे काम करते बड़ी प्यारी लगती हो। ये सुनने के बाद जैंग को वही बोलती है अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मेरे पास तुम्हारे साथ बकवास करने के लिए बिल्कुल भी फालतू का टाइम नहीं है। ये सुनने के बाद वो जैंग बोलता है मुझे पता है तुम्हारे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम है, तो अब तुम्हें थोड़ा सा ही वेट करना पड़ेगा, मैं ले आ रहा हूँ ना बारात, और ऐसे शादी के बाद तो साथ में रहेंगे। तभी वो बोलती है तुम सपने में सोचो कि मैं तुमसे शादी करूँगी, क्योंकि रियलिटी में तो ऐसा कभी होने नहीं वाला। ये सुनने के बाद जैंग बोलता है नहीं, मैं नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए फेमस हूँ, तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि मैं कौन हूँ, शायद तुम्हें अब तक पता नहीं है। ये सुनने के बाद वो यही बोलती है अगर मुझे उस दिन पता होता तुम कौन हो तो मैं कभी तुम्हारी जान न बचाती। जिस गैंग के चक्कर में मेरे भाई की जान गई थी, जिस गैंग फाइट में मेरे भाई ने जान गंवाई, उसमें तुम लीड कर रहे थे और अभी तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं सब कुछ जाने दूंगी। ये सुनने के बाद जैंग जो था वो बोलता है मुझे नहीं पता था उस टाइम पे क्या होने वाला है, और जब से मैंने गैंग को संभाला हुआ है उसके बाद कभी भी हम लोगों ने कोई इलीगल चीज़ें की नहीं है, हमारा गैंग सिर्फ लीगल चीज़ें करता है। सुनने के बाद वो ये बोलती है अगर तुम लोग लीगली जाते हो तो उस टाइम पे तुम लोग ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत पड़ी, और मुझे बताओ सच बताओ कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ था, मेरे भाई की मौत कैसे हुई। ये सुनने के बाद जो जैंग था वो बोलता है मुझे नहीं पता, उस टाइम पे तो दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी और तुम्हारे भाई की जान चली गई, और मैं श्योर नहीं हूँ किसने गोली चलाई, क्यों चलाई, बस एक गैंग राइवलरी का पार्ट बोला गया है। ये सुनने के बाद वो ये बोलती है ये तो प्रॉब्लम है, तुम कभी अपनी गलती नहीं मानते, तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई को खोया है, तुम्हें लगता है मैं तुमसे शादी करूंगी, कभी भी नहीं, यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनने के बाद जैंग बोलता है बस कुछ ही दिनों की बात है। और तभी जो जैंग होता है वो वही को बोलता है तुम गुस्से में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और तभी वहाँ पर वो बोलता है क्या तुम मेरे साथ डेट पे जाना पसंद करोगी। वो भी बोलती है सब भी नहीं, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तभी हॉस्पिटल के डायरेक्टर आते हैं और वो जैंग को बोलते हैं कि आपने इतना बड़ा डोनेशन करके हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, हम हॉस्पिटल को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, थैंक यू सो मच मिस्टर जैंग। ये सुनने के बाद जैंग बोलता है ये सब कुछ आपके हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ की वजह से है, आप लोग देख सकते हो आप लोगों के एम्प्लॉयज़ कितना मेहनत करते हैं, तो उस टाइम पे मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों
की हेल्प करो। एंड आई थिंक आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए अपने हर वर्किंग एम्प्लॉयज़ को बोल के वो ये को देखता है और बोलता है क्यों वही ये सुनने के बाद वो ऐसे गुस्से से उसे काट रहे होते हैं। और जो डायरेक्टर होते हैं वो बोलते हैं व्हाई नॉट हम लोग अप्रिशिएशन जरूर करेंगे। और तभी जांग बोलता है तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो आप अपने सबसे हार्डवर्किंग एम्प्लॉयज़ के सैलरी 5 टाइम्स बढ़वा दीजिए। डायरेक्टर बोलते हैं कोई बात नहीं, आज से वीवी की सैलरी बढ़ेगी, आज के दिन से ही काउंट होगा। ऐसे सुनने के बाद वो ये बोलते हैं पर डायरेक्टर मुझे नहीं चाहिए। ऐसे सुनने के बाद जैंग जो होता है वो बोलता है तो मिस्टर डायरेक्टर क्या मैं आपकी नर्स को आज के लिए ले जा सकता हूँ, क्योंकि हमें ब्लाइंड डेट पे जाना है। वो बोलते हैं हाँ सर क्यों नहीं। वो ये बोलते हैं मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली, मेरे पास काम है। तभी जैंग बोलता है एक्चुअली ना मेरी ब्लाइंडर कुछ ज़्यादा ही नखरे दिखाती है, उसे थोड़ा सा पलकों पे बिठा के रखना पड़ता है, डोंट वरी मैं कर लूँगा। उसे लिटरली उठा के लेके जाता है और उसके बाद वो अपने घर पे लेके जाता है और वही तो रखता है। उसके बाद उसके बड़े क्लोज जाता है और वो बोलता है मेरे पैसेंस को टेस्ट मत करो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे हर बदतमीजी को बर्दाश्त करूँगा। ये सुनने के बाद वो ये बोलती है तो किसने बोला है मुझसे प्यार करो, मैंने बोला है ना मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली और तुम्हारा और मेरा कुछ नहीं है, देन व्हाई आर यू इंटरफेयरिंग टू माय लाइफ। तुम्हें पता है किसी की प्राइवेसी को इस तरह से इन्वेट करना अच्छी बात नहीं है, तुम किसी को अगवा कर रही हो। तभी जैंग बोलता है हाँ, और उसके बाद वो बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। उसके बाद वो जाता है और वो को एक सेक्शन पे लेके जाता है, पर्दा होता है, पूरा पर्दा उखाड़ डाले एंड नहीं दिखाया जाता है, पूरे वॉल में भरे पड़े थे वो के पिक्स। एंड जो देख के तो वो शॉक में आते हैं, उसे आइडिया लगता है ये बंदा उसे आज से नहीं बल्कि बहुत टाइम से स्टॉक कर रहा था, वो इंसिडेंट तो बस एक बहाना था। और हमें ये दिखाया जाता है जो वो होती है वो बहुत घबराती है, वो बोलती है कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे थे। तभी जैंग बोलता है तुम्हें पसंद आया क्या, तुम्हें पसंद नहीं आया ऐसा कुछ। ये सुनने के बाद वो ये बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये सब कुछ देख के घिन आ रही है। ये सुनने के बाद जो जैंग होता है वो उसे अपने पास खींचता है, उसे सीधा उसका हाथ मरोड़ के पीछे की तरफ देखते हुए उसे ऐसे बाहर की तरफ दिखाता है और वो बोलता है यहाँ पर जो भी बिल्डिंग्स देख रही हो वो सब कुछ तुम्हारा है, मेरी जितनी कंपनीज है, मेरा जो भी बिजनेस है, कारोबार है और मेरे जितने भी रिसोर्स जो भी चाइना में मेरे पास है सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन उसके लिए तुम्हें बस एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें ना ओबीडिएंट बनना पड़ेगा। अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया या फिर मेरा माथा गर्म किया उस टाइम पे तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या होगा। और बाय गॉड भागने के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि तुम पानी के नीचे जाओगी या फिर आसमान तुम्हें निकल जाए फिर भी मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और चाइना का एक एक चप्पा में उखाड़ के फेंकूंगा तुम्हें ढूंढने के लिए। और उसके बाद तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा, तो अच्छी बीवी बन के रहो, अच्छी गर्लफ्रेंड बन के रहो, जब तक हमें शादी नहीं होती, शादी के बाद तो सब कुछ तुम्हारा ही है बेबी, ऐसा बोलता है। जो सुनने के बाद वो को ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्कैरी लगता है। वो बोलती है तुम्हारे पास बहुत पैसा है, मुझे पता है तुम इतना पैसा खर्चा कर सकते हो कि चाइना की गरीबी मिटा सकती हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम अपने पैसे और पावर के दम पे प्यार को भी खरीद सकती हो। सुनने के बाद जैंग बोलता है अगर पॉसिबल है तो व्हाई नॉट, मैं जरूर चाहूँगा। तुम्हें पसंद नहीं आया क्या। ये सुनने के बाद वो ये बोलती है तुम्हारा अपीयरेंस, तुम्हारा मुझे घूर के देखना, तुम्हारा मुझे जिस तरह से ट्रीट करना, मुझे इन सबसे सख्त नफरत है। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि मुझे अपने आप पे घिन आती है, तुम जैसे इंसान ने मुझे पसंद किया, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो उसे धक्का देती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। जैंग अपने घर पे होता है, उसकी आंटी और उसकी सिस्टर मतलब उसकी हाफ सिस्टर होती है और तभी मॉम जो उससे बोल रही होती है कि तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, तो मुझे लगता है शाओ को वापस बुलाना पड़ेगा। शाओ वही लड़की होती है जिसके साथ बचपन में इन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया गया था, क्योंकि ड्यू टू बिकॉज ये बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली थी। ये सुनने के बाद जो जैंग था वो बोलता है मॉम आपको ये सब कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुझे अपने पसंदीदा लड़की मिल चुकी है और मुझे इसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए परफेक्ट है। ये सुनने के बाद मॉम बोलती है कोई बात नहीं, एक्चुअली यहाँ पर उसकी सिस्टर कुछ ऑब्जेक्शन दिखाती है, इशारा करके उसे रुकने के लिए बोलती है। और जैंग जो होता है उसको मॉम बोलती है आर यू श्योर वो तुम्हारे लिए कंपैटिबल है। ये सुनने के बाद
जैंग बोलता है वो मेरी है और मेरी है मतलब ऑब्वियसली वो मेरे लिए कंपैटिबल है, इस दुनिया में उसके अलावा कोई और है नहीं मेरे लिए। ऐसा वो बोलता है, वहाँ से निकल लेता है। एंड देन हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो हमारा जैंग होता है उसके पास उसकी सिस्टर आती है बहुत सारे फोटोज लेकर, और उसके बाद वो बोलती है ये देखो ऐसी लड़की के साथ शादी कर रहे हो आपको लगता है वो आपके लिए कंपैटिबल है, आप इस शहर के सबसे रिचेस्ट पर्सन हो, आपके लिए तो साव बेस्ट है, आप ऐसे लड़के के साथ शादी नहीं कर सकते, ऑलरेडी उसका फियेंसी है, आपको पता है ना उसका कोई बैकग्राउंड है ही नहीं। ये सुनने के बाद जैंग अपनी बहन को देख के बोलता है, छोटी बहना छोटी हो ना तो छोटी बन के रहो, ज़्यादा सर पे नाचने की जरूरत नहीं, मैंने इतनी आज़ादी दे नहीं रखी है। तुम जिस बैकग्राउंड की बात कर रही हो मैं उससे प्यार करता हूँ, मतलब मैं ही उसका बैकग्राउंड हूँ। अब तुम सोचो इस दुनिया में कौन करेगा इतनी हिम्मत जो मेरी उमन को, मेरी होने वाली बीवी को बुली करेगा। तुम्हें लगता है अभी भी कोई इतनी हिम्मत कर पाएगा? ऐसा बोल के उसका मुंह बंद करवाता है। अगले सीन में जो वही होती है वो हमें शादी के लिए रेडी कर रही होती है, मतलब शादी के लिए प्रिपरेशन जैंग के साथ नहीं बल्कि सेन के साथ। वो ड्रेस ट्राई कर रही होती है तभी कॉल आ रहा था घर के नीचे। कंटिन्यूसली जैंग गाड़ी लेकर बैठा था, हॉर्न मारता है, फ़ोन कोई भी यहाँ पर ना फ़ोन लेती है ना तो हॉर्न रिस्पॉन्ड करती है। बाद में सोसाइटी वाले बहुत डांटने लगते हैं जिस बात की वजह से जो मिमी हुई होती है उसको नीचे आना पड़ता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है पागल हो गए, क्या साबित करना चाहते हो ऐसे पागल को जैसे हरकत करके? तुम इस दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हो, चाइना के सबसे रिचेस्ट पर्सन हो और ये हरकतें दिखाते हो, दफा हो जाओ यहाँ से। वो उसे अपने पास खींचता है गाड़ी के अंदर और वो बोलता है मैं अपनी फियांसी को देखने भी नहीं आ सकता क्या? तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रही है? सुनने के बाद वो यही बोलती है मेरा ऑलरेडी रिश्ता पक्का हो चुका है, मेरा फियांसी मुझसे बहुत प्यार करता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश है, तो उस टाइम पे मुझे किसी और के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? प्लीज यहाँ से दफा हो जाओ, आई डोंट नीड यू। ये सुनने के बाद वो बोलता है तुम्हारे अंदर बहुत गर्ज है, मेरे सामने किसी और मैन के बारे में बात कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, पहली बार गलती की है ना तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन आज के बाद किसी और मर्द के बारे में मेरे सामने बोलना मत, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और इस शहर में मैं ही हूँ जो तुम्हें दुनिया का सब कुछ लेके दे सकता हूँ और सबसे ज़्यादा प्यार भी करूँगा, वरना कोई और कर नहीं पाएगा। तभी वही बोलती है तुम्हारा प्यार तुम्हें मुबारक हो, मुझे जाने दो। ऐसा वो बोल के वो जाने वाली होती है। तभी जो जैंग था वो बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वही बोलते पर मैं नहीं करती ना तुमसे प्यार, तुम्हें समझ में नहीं आता ये बात। और ये सुनने के बाद जैंग उसे बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो भी मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्यार ही इनफ है पूरी लाइफ हम दोनों को साथ में जीने के लिए। ऐसा वो बोल देता है, उसे कार की तरफ पुश करता है। ओई को जैंग बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। वहाँ पर ढेर सारे लोग आते और बक्सेस खोलने लगते हैं। एक पे था डिजाइनर, नेकलेस डिजाइनर, गाउन एंड ऑल सब कुछ, मतलब होता है ना इस दुनिया का सिंगल पीस और एंटीक आइटम सब कुछ जैंग ने उसके सामने लेके रखा हुआ था। नेकलेस निकालता है, उसको पहनाता है और वो बोलता है ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पता था। और तभी वो अपने नेकलेस को निकालती है, उसके मुंह पे फेंकती है और बोलती है तुम मुझे पैसों से खरीद नहीं सकती, क्योंकि मेरा ईमान इतना खोखला नहीं। वो धक्का देके चली जाती है। जैंग का असिस्टेंट बोलता है बॉस उनके पीछे जाना है नेकलेस देने के लिए। जैंग बोलता है नहीं, मेरी झांसी की रानी ऐसे ही अच्छी लगती है, इसको तो मैं मना ही लूँगा। असिस्टेंट बोलता है बॉस अगर इसके साथ उन लोगों ने मतलब सेक्रेटरी शादी की तो सेन। और वही कि वो बोलता है तुम्हें लगता है इस शहर में किसी की हिम्मत है जो अगर मैं किसी को मेरी बोलूँगा उसके बाद उसको अपनी बनाने की हिम्मत करेगा? उसको मरना है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टाइम जहाँ पर वही और सेन की शादी हो रही होती है। एंड देन क्या था, जब रिंग पहनाने वाले थे घुस जाते हैं लोग और उसके बाद इतना खतरनाक माहौल होता है। जो जैंग होता है वो सीधा बंदूक लेके सेन को टारगेट करता है। सेन की मॉम घबरा जाती है और वो बोलता है हिम्मत कैसी हो, तुझे लगा कि तुम मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड छीनेगा, तुम मेरी उमन मुझसे छीनेगा? तभी जो वही होती है उसको बोलती है अपने गन नीचे करो। वो नहीं सुनता, वो बोलता है तुम्हें लगता है तुम्हारी खोखली धमकी से मैं डरूंगा? वो बोलती है अपने गन नीचे करो या फिर मुझे मारो।
वो गन को अपनी तरफ करती है। तभी जंग थोड़ी देर तो सोचता है और बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, यही करते। और तभी बात में वो बोलता है नहीं मैं तुम्हें क्यों मारूंगा बेबी, तुम्हारे साथ तो मुझे अपनी पूरी लाइफ गुजारनी है, तुम्हारे साथ तो मुझे बच्चे करने हैं, तो मैं तुम्हें थोड़ी कुछ करूंगा। तुम्हें पता है ना मेरी वीकनेस तुम हो, तो इसलिए हर बार मुझे इस तरह से परेशान करते हो, मत करो, अच्छा नहीं लगता। ऐसा वो बोलता है और वो बोलता है यू नो ना हाउ मच आई लव यू। तभी डैड जो होते हैं वो बोले होते हैं तुम सब कुछ सीक्रेट नहीं कर सकते मेरी बेटी की शादी में। तभी जैंग बोलता है ससुर जी मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया जो मैंने लास्ट टाइम बोला था। अब आप इस बात का फ़ायदा ज़्यादा नहीं उठा सकते ना कि आप ओई के पेरेंट्स हो जस्ट बिकॉज मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, मेरा दिमाग घुमाओ मत ज़्यादा। आपको क्या लगा इतनी इजीली मैं ओई को जान दूंगा अपने आप से, मैंने बोला था ना वो मेरी है। फिर मैं आपकी इतनी हिम्मत हुई कि आप इसके साथ शादी करवा रहे हो इस चोम के साथ। अरे लेवल देखो इन दोनों की, कुछ मैच नहीं। और उसके बाद मिमी होती है जो ओई होती है, वो बोलते है तुम क्या साबित करना चाहते हो, प्लीज मुझे बख्श दो। वो बोलता है नहीं मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है और तुम्हें लग रहा होगा इतनी इजीली मैं तुम्हें छोड़ूंगा हर किस। जैंग सिंह को बोलता है तुम्हें तो बड़े गर्व से मानना पड़ेगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम मेरी होने वाली बीवी को अपनी बीवी बनाने चले थे। वो बोलता है तुम्हारा पावर इन पोजीशन, तुम्हारा पैसा मेरे प्यार को खरीद सकता है, तुम्हें ऐसा लगता है, तुम क्या जानो सच्चा प्यार क्या होता है। जैंग बोलता है हाँ मैं नहीं जानता सच्चा प्यार क्या होता है, लेकिन मुझे जानना है और मुझे ओई के साथ शादी करनी। तुम्हें लगता है इतनी जल्दी मैं तुम्हें इसको छीनने दूंगा, हर किस नहीं। और तुम्हारा प्यार कितना खतरनाक है आज मुझे जानना है। वो पर्सन को बुलाता है, सूटकेस से पैसे गिर रहे होते हैं, ओपन करते हैं और वो बोलता है जितना उठाना है उठा के चाहिए और दोबारा अपनी शक्ल में दिखाइए और दोबारा ओई के आसपास दिखा आपका बेटा, उस टाइम पे मैं इसको जिंदा जला दूंगा। ये सुनने के बाद शेन उस पैसे को पकड़ता है और पूरे हवा में उड़ाता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पैसा मेरे प्यार को खरीद सकता है। वो यार मैं बचपन से एक बच्चे के साथ हम दोनों किसी से प्यार करते हैं। ये सुनने के बाद जो मॉम होती है वो तो चुपचाप पैसे अपने पर्स में रखने लगते है, बोलती है हटो इस लड़की को यहाँ से, ये तो चुड़ैल है चुड़ैल, ये लड़की हर बार मेरे बेटे की लाइफ में इश्यू क्रिएट कर रही है और ये लड़की तुम्हें खुश लगी, तुम्हें ऐसा लग रहा है हर किस नहीं, अच्छा हुआ अपने पैसे दे दिया बोलकर पैसे रखने लगती है। शेन अपनी मॉम को डांटने लगता है मॉमी क्या कर रही हो। तभी मॉम जो होती है उसे बोले होते है कि बात मान ले बेटा, अभी भी वक्त है, ये लड़की तेरे लायक नहीं है। तभी जो डैड होते हैं उनको इतना गुस्सा आया कि वो अपनी बेटी को वहां से लेकर चले जाते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर शेन की मॉम की आंखों में जो लालच था पैसों को लेकर वो दिख रहा था और उनको अपनी बेटी को ऐसे घर में भेजना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो को गाड़ी में बैठाता है और उसके बाद जो ससुर जी होती है उनको बोलता है ससुर जी मेरे जिंदा रहते तो ये किसी और की नहीं हो सकती, आपको ये बात समझ लेना चाहिए था, आपको लगा मेरे पीछे पीछे इसकी शादी करवा दोगे। बहुत ज्यादा हिम्मत आने लगी आप में, कोई बात नहीं माफ कर दिया क्योंकि आप मेरे ससुर जी हो बोल के वो जाने देता है। अगले सीन में ओई के घर में बहुत दिक्कतें हो रही होती है, मतलब अब क्या करना है, ये पागल इंसान तो छोड़ ही नहीं रहा ना ओई को। और मॉम बोल रहे होते तुम शहर छोड़ के चली जाओ, तभी डैड बोलते हैं नहीं ये क्यों जाएगी, इसने कोई गलती नहीं की है। तभी बहुत सारी गाड़ियां आती है और एक एक लाइन लगाती है, उसके बाद घर के अंदर सारे लोग आते हैं जो ऑब्वियसली ये तो जो जान रहता है उसके लोग थे। और उसके बाद वहां पर लाइन से लोग लगते हैं और एंट्री लेता है जंग। जंग आने के बाद जो ससुर जी होते हैं मतलब वो के डैड, वो बोलते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है। तभी जंग बोलता है ससुर जी ये मेरे तरफ से ब्राइड के लिए जो डाउरी दिया जाता है वो अमाउंट है, आप प्लीज एक्सेप्ट कीजिए बोल के बॉक्सेस खोला जाता है, पूरे ज्वेलरीज गोल्ड और मनी था, अब ज्यादा नहीं बोल सकती यहाँ पर। और उसके बाद डैड जो होते हैं वो पैसे को दिखाते हैं, बोलते हैं तुम्हारा पैसा मेरी बेटी को खरीद सकता है, तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं इतना घटिया बाप। वो बोलता है नहीं ससुर जी आप घटिया बाप बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन आप अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ कर सकती हो, इट्स बेटर आप मुझे ना आशीर्वाद ही दीजिए, क्योंकि अगर आशीर्वाद देने के अलावा कुछ और करेंगे ना तो दिक्कत आपके लिए होगी। ऐसे भी मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, आपके साथ तो लंबी जाएगी, आपकी बेटी मेरी बीवी होने वाली है। रिलैक्स ससुर जी 3 दिन के बाद मिलते हैं ठीक है।
शादी के वेन्यू पे, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद वहां से वो चला जाता है। इनको पता चला वही की जो फैमिली है वही पैसे और सोने बेचकर शहर से बाहर जा चुकी है, और इवन ये नहीं पता चला कि ये लोग कहाँ गए, क्योंकि वही जो होती है उसने हॉस्पिटल से भी रिजाइन किया था। वो तो परेशान हो जाता है। और उसके बाद हम दिखा जाता है अगले सीन में पुलिस स्टेशन में जाता है जैंग, एंड हमें पता चलता है जो वही के पापा है वो यहीं पर काम करते थे। वो बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक क्रिमिनल के पुलिस स्टेशन में जगह नहीं है, मैं तुम्हें जेल के अंदर डालना चाहता हूँ, यहाँ पर तुम वेलकम नहीं हो। इस सुनने के बाद जैंग बोलता है ससुर जी आप कितना गुस्सा करते हो, आपने अपनी बेटी को तो रिजाइन करवा लिया, लेकिन अब गरीबी ऐसी चीज है कि अब सब लोग भी तो भूखे नहीं मर सकते हैं ना। मेरा पैसा सिर्फ शहर छोड़ने के लिए इनफ था, लेकिन आपके जॉब छोड़ने के लिए नहीं शायद, ऐसा वो बोलता है। और वो बोले होते कि यहाँ से दफा हो जाओ। तभी जी जैंग होता है वो बोला नहीं ससुर जी मैं यहाँ पर कुछ और काम की वजह से आया हूँ। और तभी वहां पर उसके सीनियर जो होते हैं वो जैंग का बहुत ऐसे से वेलकम करते हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं इनके लिए चाय लेके आओ। और उसके बाद जैंग होता है अंदर जाता है और सीनियर बोलते हैं आपको कुछ हेल्प चाहिए था क्या, आपको यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी। ये सुनने के बाद जो जैंग होता है वो बोलता है एक्चुअली कोई तो खो गया है जो मुझे ढूंढना है, तो आप मेरी मदद करोगे। ये सुनने के बाद वो बोलता है हाँ क्यों नहीं सर, आप बताओ, हमारी पुलिस टीम बहुत अच्छी से हेल्प करेगी आपकी। ये सुनने के बाद जैंग अपने ससुर जी की तरफ देखता है, मन में सोचता है चलो माफ कर दिया। उसके बाद वो उठता है और वो बोलता है बाद में बताऊंगा आपको। और उसके बाद कॉफी लेकर आ रहे होते हैं, कॉफी या चाय पता नहीं कुछ तो था। और तभी ससुर जी होते हैं उसको देखते हुए वो बोलता है अभी कॉफी खाने का वक्त नहीं है ससुर जी, बाद में जब आपकी बेटी को लेने आऊंगा ना तब आराम से बैठकर बातें करेंगे, कॉफी पीएंगे, ठीक है। बोल के वहां से चला जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो को पता चला उसके डैड करप्शन के केस में फंस गए हैं, उनको जेल पे डाला गया है, उन पे इन्वेस्टिगेशन जाने वाला है। मॉम की बात सुनने के बाद वो डर जाती है। मॉम पूछती है आप क्या करेंगे, तभी वो बोलते हैं मुझे पता है किसने किया है, लेट मी हैंडल दिस। और उसके बाद वो चली जाती है जैंग के पास। वो बोलती है तुमने सब कुछ क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैंग बोलता है मुझे लगा नहीं था तुम मेरे पास वापस आओगी। यह सुनने के बाद वो बोलता है तुम चाहती क्या, प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलता है दैट्स लाइक माय गर्ल, कोई बात नहीं मैं तुम्हारे पापा को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें पता है उसकी कीमत क्या है। वो बोलती है क्या, तभी वो बोलता है मुझसे शादी करो, बाकी कुछ नहीं, अच्छी बीवी बन के रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुनने के बाद जो वो होती है वो उससे बोलती तुम बहुत बड़ी घटिया हो। तभी जैंग बोलता है मैं तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव हूँ, मैं जो भी सोचता हूँ जैसा भी सोचता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए सोचता हूँ, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में, पता नहीं क्या देना है क्या नहीं देना, हमने तो ठेका लेके रखा है, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद जो जैंग होता है वो बोलता है एक्चुअली मैंने थोड़ा सा प्लान चेंज किया, एक काम करो मुझे किस करो। वो तो शौक में आती है। उसके बाद वो डरते डरते उसके पास जाती है और तभी जैंग जो होता है उसके गाल पे किस करता है, लेकिन ये इतना खतरनाक इंटीमेटिंग मूवमेंट था, आपको देखना चाहिए। और तभी जो जैंग होता है वो बोलता है पता है मुझे तुम्हारे सबसे ज्यादा पसंद क्या है, तुम्हारी मासूमियत, और तुम जिस तरह से जंगली बिल्ली बनते हुए मेरे साथ लड़ते हो ना वो मुझे बहुत पसंद है। और तुम्हें इस तरह से रोने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं दिखनी है, मुझे तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारनी है, और अपनी होने वाली दुल्हन को रुलाऊंगा तो अच्छा लगूंगा क्या। और उसके बाद उससे बोलता है जो करे उसको कंटिन्यू करो, मतलब वो बोल रहा था कि मेरे नजदीक हो ना कंटिन्यू करो, जो मैं यहाँ ज्यादा नहीं बोल सकती, डिटेल में आप लोग देख ही सकते हो। और तभी जो हुई होती है उसको जैंग बोलता है तुम्हारे पास यही आखिरी ऑप्शन है, मुझसे शादी करो, भागना बंद करो, वरना तुम्हारे डैड के लिए बहुत बड़ा इश्यू होगा, और जैसे मुझसे शादी करोगी उसके बाद तुम्हारे पापा आ जाते हैं, वरना भूल जाओ पापा को, क्योंकि मुझे अपनी चीजें मनवानी आती है, अच्छी तरह से सोच लेना, ऐसा वो बोल लेता। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जैंग होता है जो जिस तरह से उसने जाल बिछाया हुआ था खतरनाक था, और शेन को पता चला उसने क्या किया है, उसको कूटने के लिए जाता है, एक मुक्का तो मार ही देता है। और उसके बाद जो जैंग होता है उसको इतना गुस्सा आया, एक तो वो बंदा उसे हर्ट कर रहा है, हिट कर रहा है जो को चाहता है, वो बोलता है तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के ना मैं जमीन में गाड़ सकता हूँ, लेकिन ऐसा कोई इरादा है नहीं, मैं बड़े कोल मोड में, क्योंकि मुझे अब तो जल्द दूल्हा बनना है ना, ऐसा वो बोलता है। उसका असिस्टेंट बोलता है बॉस क्या करना है, इसको दफना दे। वो बोलता है नहीं नहीं
ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे ससुर जी को ऐसा कुछ पसंद नहीं और मैं अपने ससुर जी के सामने ऐसे हाथ गंदे करके तो नहीं जा सकता है। काम करो, इसको कचरे के ढेर में फेंक दो, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद अगले सीन में वही घर पे होती है, मॉम के साथ रो रही होती है, टेंशन में थी। तभी डैड आते हैं। डैड के आने के बाद अब आप लोग समझ सकती हो, उसने सौदा कर लिया था। डैड के पास वही हो जाती है, बोलते डैड आप ठीक हो ना। तभी डैड उसे धक्का देते हैं, बोलती है मुझे शर्म आ रही है, तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। ना मेरा बेटा अच्छा था ना मेरी बेटी, दोनों ने ही एक क्रिमिनल का रास्ता चूज किया। तभी वो बोलती है डैड मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था आपको निकालने के लिए। तभी वो बोलते हैं मैंने अपनी पूरी लाइफ ईमानदारी में गुजारी थी, लेकिन मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता मैं दुनिया को कैसे मुंह दिखाऊंगा जब दुनिया को ये पता चलेगा कि मेरी बेटी एक क्रिमिनल से, एक गैंग लीडर से शादी करने वाली है। ऐ सुनने के बाद वो बोलती है इसने तो इस सब कुछ आपको बचाने के लिए किया है। वही बोलती है डैड आपको अच्छी तरह से पता है इस शहर में वही कानून है, वही सब कुछ है, कुछ भी कर सकता है। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, मैं आप लोगों को और हर्ट नहीं कर सकती। आप लोग ऑलरेडी बहुत कुछ देख चुके हो, मुझे माफ कर दो। डैड बोलते हैं मेक श्योर बेटा आज के बाद ना मुझे इससे ज्यादा एम्बैरेस मत करना, क्योंकि मैं इतना ज्यादा बुज़दिल साबित हो रहा हूँ ना, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा वो बोलता है। वो अंदर की तरफ चले जाते हैं, वो बहुत ज्यादा रोने लगती है, लेकिन उसके पास रोने के अलावा अभी फिलहाल कोई और ऑप्शन भी नहीं था। जब पता चला घर वालों को कि जैंग तो विवी से शादी करने वाला है, वो तो शॉक में आते ही। मॉम तो शॉक में थी और वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, लेकिन बहन बोलती है आप ऐसा कैसे कर सकती हो, अगर आपने उसके साथ शादी की तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। ये सुनने के बाद जैंग बोलता है ठीक है तो चली जाओ, मैंने कौन सा रोका रखा है। अब वो समझ गई कि यहाँ पर काम बिगाड़ना इज ऑलमोस्ट रिस्की। वो बहुत सारा पैसा उठा के जाती है और उसके बाद वही के सामने रखती है, बोलती है जितना चाहिए ले लो और मैं ऐड कर दूंगी, लेकिन मेरे भाई को छोड़ के चले जाओ क्योंकि तुम जैसी लड़की मेरे भाई के लायक नहीं हो। वही बेचारी अब तक तो उसके भाई का कुछ उखाड़ नहीं पाई थी, अब देखने के लिए तो सच है, लेकिन किसी किसी पे तो गुस्सा उखाड़ना था ना। तो उसके ऊपर एक डब्बा पानी लेके फेंकती है, बोलती है जाओ ये बात अपने भाई को बोल लेना। और यहाँ पर तुम और तुम्हारा भाई पता नहीं क्या बीमारी है, हर बार आते हैं पैसे का धाक लगाते हैं, पैसे फेंकती है और तुम्हें लगता है हमारा ईमान इतना वीक है, मैं मजबूर हूँ लेकिन मैं इस तरह से बेवकूफ नहीं, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो उसको बोलते हैं यहाँ से दबा जाओ, पैसे फेंकती है और वो बोलती है शक्ल मत दिखाना। और उसके बाद घर पे जाके वो रोने का ड्रामा करती है और जंग को बोल रहे होते हैं उसने मेरे साथ ऐसा कुछ किया, इतना ह्यूमिलेटिंग फील हुआ, आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसे बर्ताव नहीं किया था और आप क्या सच में उसके साथ शादी कर रहे हो। मॉम बोल रहे होती है आई नो तुम्हारा मेरा इतना ज्यादा क्लोज रिश्ता नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी छोटी बहन है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपनी बहन का तो ख्याल रखो ना। जैंग बोलता है अच्छा। उसके बाद वो वही एक डब्बा पानी लेके आता है, वाइन लेके आता है और वो बोलता है एक काम करो बहना, तुम ना मेरे ऊपर ऐसे पानी फेंको जैसे वही ने फेंका था। और वो बोलता है या फिर इस ग्लास से फेंकोगी, जो भी करना है करो, अपना ब्रश निकालो। और वो उठता है और बोलता है हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं। उसकी सिस्टर बोलती है अगर तुमने उसके साथ शादी की तो मैं अपने आप को खत्म करूंगी। वो बोलता है तो मैंने ना एक काम करना है, मेरी शादी के बाद करना, वो सब कुछ शादी से पहले मत करना क्योंकि मेरा शादी खराब होगा। और वो बोलता है तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है बहन, उसको भाभी कहने की आदत डालो क्योंकि मैं तो शादी उसी से करूंगा। और साव बोल के वहां से वो चला जाता है। बहन और मोम का पूरा मुंह बंद हो जाता है। मिमी रेडी हो रही होती है और मेकअप वाली बंदी बोलती है तुम उसके लायक हो ही नहीं, इस शहर का सबसे रिचेस्ट पर्सन और तुम्हारे साथ शादी कर रहा है। तभी वहां पर आता है जैंग के लोग उसे पकड़ते हैं और वो तो डर के मारे सॉरी बोलने लगती है। तभी वो बोलता है ये मेरी बीवी बन रही, मेरे लिए ब्लेसिंग है, हिम्मत कैसे इसके इंसल्ट करने की। उसको उठा के फेंका जाता है। उसके बाद जैंग बोलता है क्या हुआ, तुम क्यों डर रही हो। ऐसे सुनने के बाद वो बोलती है क्या झूठ बोला उसने, सच ही तो बोला ना, तुम इस शहर के सबसे रिचेस्ट पर्सन हो और मुझे से लड़के तुमको डिजर्व नहीं करती। वही को जैंग बोलता है तुम्हें पता है तुम मेरी बीवी बनने वाली, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट और मेरे लिए ब्लेसिंग है, ये चीज कोई और नहीं समझेगा। ये सुनने के बाद वही बोलते हैं सच्ची में, और तुम्हें पता है तुम मेरे हस्बैंड बनने वाले हो, तुमसे शादी करना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मिसफॉर्चून है।
और बोलता है मुझे पता है, कोई बात नहीं, होता है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे पास अभी अपना पूरा फ्यूचर है, हम फ्यूचर लड़ाई करके क्यों खराब करें। तुम्हें लेने के लिए गाड़ी आएगी, रेडी हो जाना, बाय बेबी बोल के उसे फॉरवर्ड पे किस करके वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं वहाँ पर अब वेडिंग वेन्यू में जाने के लिए रेडी किया जा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर वही के साइड से कोई भी वो पेपर साइन नहीं किया था, इसीलिए वहाँ पर लॉयर बोले होते हैं कि लड़की की तरफ से कोई साइन नहीं कर रहा। तभी जो जैंग था वो ससुर जी को बोलता है, क्या हुआ ससुर जी, आप अपने बेटी को विदाई करने के लिए तैयार नहीं है क्या। तभी डैड बोलते हैं मैं इतनी ज़्यादा ह्यूमिलेशन नहीं सह सकता। वो बोलता है मैं आप इस तरह से जिस तरह से अभी एम्बैरेस हो रहे हो ना, उसको मैं प्राउड में बदल दूंगा। डोंट वरी, मैं आपकी बेटी से इतना प्यार करूंगा, एक दिन आप खुद ही अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देने के लिए राजी होगी और आप ही अपनी बेटी को और मुझे एक करोगे, ऐसा वो बोलता है। क्या फिल्मी डायलॉग मारा है, लेकिन सुनने में तो बहुत ज्यादा सही लग रहा था। तो हमें दिखाया जाता है वो एक वेडिंग के लिए आ रही होती है, कोई तो गाड़ी उसे ठोक देती है, बहुत गंदा वाला एक्सीडेंट होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब फिर जैंग होता है और उसके लोग वेट कर रहे होते हैं, उनको पता चला एक्सीडेंट हुआ है। जब तक वहां पर पहुंचे गाड़ी ऑलरेडी ब्लास्ट हो चुके थे और सबको लगा शायद वो मर चुकी है, मतलब नहीं रही। और सिचुएशन इतना गंदा था कि शायद पॉसिबल था कि वो नहीं रही। और ये देख लो जैंग पूरी तरह से बर्बाद, मतलब वो टोटली जिंदा लाश बनने लगता है। और हमें दिखाया जाता है अब पैरेलल सीन में जहाँ पर उन्हीं के पेरेंट्स बहुत सारे थे। वहाँ पर सेन आता है, सेन बोलता है अंकल आंटी चलिए आपको कहीं और लेके जाना है। और एक सीक्रेट जगह जहाँ पर उसका घर था वहाँ पर जाने के बाद पता चला वो तो जिंदा है। तो उस दिन हुआ ये था कि वो बचाने के लिए ऐसे जा रहा होता है, तभी गाड़ी को एक्सीडेंट मोड में देखा और वो देखने गया किसी की जान गई है, मतलब कोई जिंदा है, तो हॉस्पिटल लेके जाए सेन। तभी देखता है वहां पर हुई है, उसे निकालता है और उसी टाइम पे उसे ये याद आता है कि अगर वो जिंदा रही, मतलब उसके हिसाब से वो जिंदा रही तभी तो वो परेशान करेगा ना, वो नहीं रहेगी तो किसको परेशान करेगा। इसलिए उसने ये सब कुछ खेल रचा था। तभी मॉम डैड सोचते हैं फाइनली मेरी बेटी सुकून में। सेन बोलता है अगर हम जल्दी करके यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे ना, ये सबसे बेस्ट रहेगा। मॉम डैड भी खुश थे, लेकिन यहाँ पर कोई और खुश नहीं था, तो सेन की मॉम, क्योंकि सेन की मॉम को ऐसा लगता था वो उसके लाइफ की एक बहुत बड़ा श्राप है। वो बोलते हैं यहाँ से दफा आ जाओ अपने माँ बाप को लेकर, क्योंकि तुम मेरी बेटी के आसपास मर रहोगी और जैंग मेरी बेटी को नहीं छोड़ेगा। वो बहुत गिल्ट में आती है, वो बोलती है मैं नई जगह की शिफ्ट कर लूंगी। उसके बाद वो नई जगह ढूंढने के लिए बाहर गई होती है। एंड क्या था, ऑब्वियसली जैंग तो अब देवदास बन के मार्केट पे घूम ही तो रहा था, उसे मिल जाती है। उसके बाद क्या था, मिमी जो होती है मतलब उसको उठा लेते हैं लोग, उसको बंद करते हैं और हमें ये दिखाया जाता है उसको जिंदा देखने का दोषी हक करता है और बोलता है तुम जिंदा मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। तभी जो होती है वो बोलते है काम करो मुझे मार डालो, मुझे खत्म ही कर दो, बात खत्म होगी ना। वो बोलता है तुम्हें लगता है मैं नहीं करूंगा। वो बोलते हाँ तुम मुझे नहीं मारोगे, सुनने का तो बोलता है मैं तुम्हें आराम से खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे अपनी पूरी लाइफ बचानी, तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें खत्म करने की ट्राई करूंगा, इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं, ऐसा वो बोलता है। और तभी मिनी जो होती है, मिनी इसको मैं इसलिए बोले क्योंकि इसका लिखने में, तो वो जो होती है उसे बोलती है आई हेट यू। वो बोलता है नहीं अभी सब कुछ का टाइम नहीं, तुमने बहुत गंदा गेम खेला है अपने मौत का, और उसे उठा के लेके जाता है और उसके बाद उसे घर पे लेके जाता है। और तभी जो होती है वो बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहूंगी, तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है मैं मरना पसंद करूंगी। वो बोलता है नहीं आज मरने का नहीं, कुछ और प्लान है। उसे उठा के सोफे में लेके जाता है और उसके बाद जो जैंग होता है वो उससे किस करने लगता है और उसके बाद वो उसे जोर का तमाचा लगा के वहां से जाने वाली होती है, उसे उठाता है, लिटरली उठा के वो विंडो की तरफ लेके जाता है। वो कर्टन्स मतलब पर्दे को पकड़ के होल्ड करती है, क्योंकि उसे लगा वो गिरा देगा, लेकिन नहीं गिराएगा, वो हमें पता है लेकिन इसको नहीं पता ना। और उसके बाद वो उसको फिर से किस करने वाला था, तभी उससे बोलती है तुम बहुत बड़े कर दिया। उसे बोलता है सॉरी ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, और वो बोलता है इस सब कुछ मैं वेडिंग नाइट के लिए होल्ड कर रहा हूँ, सॉरी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उससे बोलता है लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए, दोबारा तुम भागने की ट्राई करोगे ना तो तुम्हारे मॉम डैड को भी वहीं पर भेजूंगा जहाँ पर तुम्हारा भाई है। आई होप तुम इतनी तो समझदार हो, पढ़ी लिखी हो।
उससे बोलती है तुम शैतान हो। तभी जैंग बोलता है थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, मुझे पता है। और वो बोलता है अब शादी के लिए रेडी हो जाओ। तो अब हमें दिखाया जाता है वेडिंग वेन्यू पर। तो यहाँ पर वही अर्जान आते ही और वहाँ पर वही नोटिस करते सब लोग थे उसके अपने, इवन उसके क्लासमेट, उसके फ्रेंड्स, उसके लेक्चरर जो भी थे, मतलब उसके टीचर सब आए हुए थे। मतलब वही के लाइफ में जो जो मैटर करते सबको उसने बुलाया हुआ था। जैंग उसे बोलता है तुम्हारा स्पेशल मोमेंट है, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है और मैं इसको बिल्कुल भी वो जाने नहीं दूंगा। बस यहाँ पर सब लोग हैं तुम्हारे भाई के अलावा। उसको अपना भाई याद आता है। तब हमें ये पता चलता है दरअसल उसने उसके गैंग को यूं ही ज्वाइन नहीं किया था। दरअसल वो अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था और वो क्रॉस फायरिंग में वो मारा गया था। मतलब आप समझ सकते हो, उसने बस प्रिटेंड किया कि वो जैंग के गैंग में था, लेकिन अंडरकवर ऑफिसर होने की वजह से वो उसको हक करती है और उसके बाद उसके पकड़ से घर निकालती है। और उसके बाद वो बोलते है तुमसे शादी करने से अच्छा है मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालू। वो बोलता है चलो मारो। तभी वो मैंने अपने तरफ करके बोलती है मैं खुद ही मर जाऊंगी। ये सुनने के बाद वो बोलता है मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन तुम हर बार मुझे मजबूर करती हो। उसके बाद वहां पर जो फादर होते हैं, मतलब जो आते हैं ना क्रिश्चियन तरीके से वेडिंग कराने के लिए, जो भी बोलते हैं क्या आप इसको हस्बैंड मानते हो, वो वाले आई डोंट नो उनको क्या बोलते हैं, प्रॉपर टर्म मुझे बताना, मुझे नहीं पता इसलिए बोल रही हूँ। तो वो आते और बाद में पता चला उसके ऊपर तो टाइम बम लगाया हुआ था। मैं हंस नहीं रही हूँ, एक्चुअली इतना इंटरेस्टिंग है ना, मेरी हंसी निकल रही, सॉरी। तो होता ऐसा है उसके ऊपर टाइम बम फिट किया हुआ था एग्जैक्ट 5 मिनट। उसके बाद क्या था, जो जिहंग होता है वो बोलता है ठीक है अगर तुम्हें मरना है तो मुझे कोई अफसोस नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। सब लोग डरते क्योंकि यहाँ पर दूल्हा दुल्हन नहीं मरेंगे, पूरा चर्च उड़ जाएगा ना। उसके बाद तो क्या था, सब लोग डरने लगते। वही बोलते तुम बहुत बड़े घटिया इंसान हो। वो बोलता है मुझे पता है, अब तुम सोचो तुम सबको लेके मरना चाहती हो या फिर तुम मेरे साथ शादी करके एक अच्छी बीवी बन के रहोगी और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओगी, क्योंकि तुम्हारे पापा को अभी पूरा लग रहा है मेरे से शादी होने की वजह से, लेकिन बाद में प्राउड फील करेंगे। तभी वही बोलती है तुम्हें पता है ना ये सब कुछ करके तुम भी मारे जाओगे। वो बोलता है तुम्हारे बगैर जीने से अच्छा है तुम्हारे साथ ही मर जाओ, एटलीस्ट हम मरने के बाद तो साथ में रहेंगे। उसके बाद क्या था, वहां पर जो प्राइस्ट आते हैं, प्राइस्ट या फादर व्हाट एवर, वो मंत्र पढ़ने लगते हैं, मतलब वो जो भी ब्लेसिंग है, जो भी सोयर है प्रॉमिसेस है। और उसके बाद सबके प्रेशर में आके जो वही होती है वो हाँ बोलती है शादी के लिए, मतलब क्या आप उनको हस्बैंड मानते हैं? यस आई डू। उसके बाद वो बॉम्ब रुकता है और उसके बाद तो सब लोग देखते रह जाते हैं। को जैंग बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं होगा जो तुमने आज तक देखा है, मैं तुम्हारा सबसे बेस्ट हस्बैंड बन के दिखाऊंगा। उसके बाद वो उसके डैड के पास जाती है और तभी जो जैंग होता है उसके पास जाता है और वो बोलता है डैड को बाय बोलो, अभी तुम मेरी हो और तुम सिर्फ मेरी फैमिली हो और अभी चलते हैं घर में भी बोल के उससे लेके चला जाता है। So with that guys, let's stop here, क्योंकि मैं मेक श्योर कर रही हूँ वीडियो पे कॉपीराइट ना आए, क्योंकि हाई चांसेस से कॉपीराइट आने की। अगर इसका पसंद आया और आप लोग चाहते हो कि इसके बाद वाली स्टोरी कैसे बढ़ने वाली है तो प्लीज मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करना, बताना कैसा लगा यहाँ तक, क्योंकि अब आप लोग गेस कर सकते हो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। सो यू हैव टू वेट। तो बताओ कैसा लगा, जैसा भी लगाओ कमेंट में बताना जरूर। पहली बार मैं इस ड्रामे को एक्सप्लेन करके इतना अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली इस एक्टर के ड्रामे में कम ही चूज करती थी। मुझे जरूर पसंद आया होगा। जैसा भी लगाओ मुझे कमेंट में बताना जरूर अपना ओपिनियन, क्योंकि एट द एंड मैं आप लोगों के ओपिनियन के हिसाब से ड्रामा एक्सप्लेन करती हूँ, वो तो आपको पता ही है। मेक श्योर वीडियो को लाइक करना और हाँ बताना जितने ज्यादा नेक्स्ट पार्ट लिखे जाएंगे कमेंट सेक्शन में उतनी जल्दी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी। तो थैंक यू सो मच।